गिरने से डरने वाले कभी उड़ान नहीं भर सकते। गिरने से डरने वाले कभी उड़ान नहीं भर सकते। और एक और बात जान लीजिए अभी इस वीडियो लेक्चर को देखने से पहले कि असफल होना बुरा है। फिर से असफल होना बुरा है, लेकिन प्रयास ही ना करना महा बुरा है। इसका मतलब क्वेश्चंस आते जाएंगे स्क्रीन पे। आज क्वेश्चन लेक्चर की सीरीज है। ना बने क्वेश्चन बुरा है भाई, क्यों नहीं बना आपसे, ठीक है चलो माना। लेकिन अगर क्वेश्चन आपने देखा, आपको हाई एडवांस लगा, आपको डर लग गया उससे, तो प्रयास ही नहीं करोगे, अगर ट्राई ही नहीं मारोगे क्वेश्चन पे, तो ज़्यादा बुरा है, महा बुरा है। तो ये आपको सीख मिलनी चाहिए लेक्चर शुरू होने से पहले। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट हमारा खत्म हो चुका है, सब खत्म हो चुका है। एसिड्स एंड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ हमने खत्म कर लिया था। आज पढ़ना है क्वेश्चन सीरीज। 20 क्वेश्चन, 10 MCQs, 10 1 मार्कर और 10 हॉट्स क्वेश्चंस, अच्छे क्वेश्चंस, ठीक है, वो आज हमें करना है। तो देखिए शुरू करने वाले हैं MCQs से। थोड़े 5 MCQs करेंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे, ठीक है, 5 MCQs के साथ। फिर 5 हॉट्स पे बढ़ेंगे। हॉट्स मतलब 5 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर के क्वेश्चन, जो लॉजिकल क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन और इक्वेशंस में भी करवाए थे, अच्छे क्वेश्चन जो बोर्ड में आ सकते हैं, जिनके चांसेस आने के, जो लॉजिकल हैं, ठीक है, वो करने वाले हैं। तो देखिए बिना टाइम वेस्ट करें पहले MCQ से शुरू करते हैं। देखिए पहला MCQ क्या कह रहा है, ध्यान से सुनिए, सॉल्व भी कर लीजिए, अभी पॉज करके इन दोनों को सॉल्व करिए, फिर मेरे साथ देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज्ड फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। मतलब इंडाइजेशन को ट्रीट करने में, इंडाइजेशन क्या है, इंडाइजेशन है यहाँ पे, इंडाइजेशन, ठीक है। इंडाइजेशन क्या है, देखिए जब कभी आपने ज़्यादा खाना खा लिया हो तो जो स्टमक होता है वो इनकेपेबल होता है इतना ज़्यादा फूड को डाइजेस्ट करने से, ठीक है। तो आप सभी को पता है स्टमक हाइड्रोक्लोरिक HCl एसिड प्रोड्यूस करता है उस खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन कभी कभी ज़्यादा खाना होता है तो ज़्यादा फूड डाइजेस्ट करना होता है, तो जो स्टमक होता है वो बहुत ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस कर देता है, बहुत ज़्यादा एसिड निकल जाता है। उससे क्या होता है, स्टमक में बहुत ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, उसे कहते हैं इंडाइजेशन, ठीक है। ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, आपके स्टमक में ज़्यादा एसिड आ जाएगा। अब वो कह रहा है ऐसी कौन सी मेडिसिन लूँ, देखो मेडिसिन लेनी है अब, ठीक है। अब उस मेडिसिन में क्या होना चाहिए, आप सभी को पता है कि भैया एसिड को खत्म करना है, मतलब एसिड को न्यूट्रलाइज करना है, तो बेस की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि बेसेस आर दो सब्सटेंसेस विच न्यूट्रलाइजेस एसिड टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमने पढ़ा था। तो इस हिसाब से इस मेडिसिन में क्या होना चाहिए, कोई बेस होना चाहिए, और ऐसी मेडिसिन जिसमें बेस हो उसको कहा जाता है एंटासिड। तो इसका आंसर है एंटासिड, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। द इंडिकेटर विच प्रोड्यूसेस पिंक कलर इन एल्कलाइन सोल्यूशन इज, मतलब ऐसा कौन सा इंडिकेटर है जिसको जब मैं एल्कलाइन सोल्यूशन में डालूं तो मुझे पिंक कलर मिलेगा। देखिए पढ़ाया था, इसको भूल जाइए, इतना मेन नहीं है। अब आप सोच लोगे कि टर्मरिक पेपर के बारे में तो हमने पढ़ा नहीं, उसका कलर चेंज कैसा हो, इसको भूल जाइए, ये ज़्यादा कहीं यूज़ नहीं आता है। इन 3 के बारे में आप जानते हो, ठीक है, ये कैसे कैसे अपना रंग बदलते हैं एसिड बेस्ड सोल्यूशन में, जानते हो। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है कि फेनोल्फथैलिन को जब एसिडिक सोल्यूशन में डालो तो उसका कलर कलरलेस ही रहता है, मतलब सेम कलर रहता है, और जैसे ही बेस सोल्यूशन में डालोगे वैसे उसका कलर पिंक हो जाएगा। तो फेनोल्फथैलिन एक ऐसा इंडिकेटर है जो जब एल्कलाइन यानी बेसिक सोल्यूशन में डालोगे तो उसका कलर अपने नॉर्मल कलर से, अपने एक्सट्रैक्टेड कलर से पिंक हो जाएगा। तो ये है इसका आंसर, ठीक है। दोनों MCQs अगर क्लियर हैं, क्लियर होंगे मेरे ख्याल से, काफ़ी ईजी है। वार्म अप करवा रहा हूँ मैं बस आपका, ताकि आपने कंसेप्ट जो पढ़े हैं वो वापस एक बार लाइन पे आ जाओ। तो मैं और 3 MCQs करवाने वाला हूँ, उसके बाद हम हॉट्स पे चलेंगे। तो मैं लाता हूँ 3rd and 4th MCQ ऑन द स्क्रीन। तो देखिए 3rd and 4th क्वेश्चन है स्क्रीन पे, दिख रहे होंगे। क्या करना है आपको, इन्हें खुद पॉज करें, फिर खुद सॉल्व करें। मैं करने जा रहा हूँ इन्हें सॉल्व। तो देखिए अगर आप इन्हें ध्यान से देखेंगे तो काफ़ी इजी है। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड्स इज, देखो एसिड 100 होते हैं टेस्ट में, सबको पता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड बताते हैं, सबको पता है। और एसिड का pH 7 से लेस है, वो भी सबको पता है। और बेस होते हैं सोपी, एसिड सोपी नहीं होते, बेस होते हैं सोपी। यानी ये है इसका आंसर, क्योंकि ये प्रॉपर्टी नहीं है एक एसिड की, ये प्रॉपर्टी एसिड्स नहीं दिखाते। वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो यार, ये तो ऑप्शन इसी को देख के आप कटाक से मार दोगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है, फिर से कार्बोनिक एसिड एक ऐसा एसिड है जो वीक है। कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है। देखो ऑर्गेनिक मिनरल पढ़ाया था ना, बहुत अच्छे से पढ़ाया था। ऑर्गेनिक होते हैं जो फ्रूट्स में पाए जाते हैं, वेजिटेबल्स में पाए जाते हैं। नॉर्मल एसिड जैसे सिट्रिक, फॉर्मिक, यही सब ऑर्गेनिक एसिड्स में आते हैं, ठीक है। लैक्टिक एसिड जो कर्ड में पाया जाता है, ऐसे सब एसिड्स, ठीक है। और मिनरल्स एसिड्स होते हैं स्ट्रॉन्ग, थोड़े ऑर्गेनिक से स्ट्रॉन्ग होते हैं,
और जो अर्थ वर्थ के मिनरल से पाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, खुद मैन मेड होते हैं वो, ठीक है। लेकिन मैंने आपको एक एक्सेप्शन भी बताया था कि वैसे तो जनरली ऑर्गेनिक एसिड से स्ट्रॉन्ग होते हैं मिनरल एसिड, लेकिन कार्बोनिक एसिड एक ऐसा मिनरल एसिड है, एक ऐसा मिनरल एसिड है जो वीक है। यानी ये क्या है, मिनरल एसिड। और वही पूछ रहा था कि कौन ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, यानी कौन मिनरल एसिड, तो ये है आपका कार्बोनिक एसिड, एक ऐसा मिनरल एसिड जो वीक होता है। तो ये है आंसर, ठीक है। आई होप पता आपने ये कटाक से मार दिया होगा इसका ऑप्शन। तो थर्ड फोर्थ एमसीक्यू भी सक्सेसफुली आराम से सॉल्व हो गए। मैं लाता हूँ फिफ्थ एमसीक्यू ऑन द स्क्रीन। बहुत शानदार क्वेश्चन, शानदार तो नहीं, आपके लिए बहुत ईजी होगा। पॉज करें से खुद सॉल्व करें। मैं आपको बता दे रहा हूँ मैंने क्या लिखा है। देखो Zn किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करता है, कोई सोल्यूशन बनाता है, साथ में हाइड्रोजन गैस बनाता है, और ऐसी हाइड्रोजन गैस जो जब बर्न होती है पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। जब मतलब बर्न होता है ना हाइड्रोजन गैस, तो पट 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 आवाज़ आती है, पॉप साउंड आती है, ठीक है। तो खुद सॉल्व करें यार। केमिस्ट्री में ना देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले एक जनरल बात, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी बुक को याद करना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी इज़ द बाइबल ऑफ केमिस्ट्री एज कंपेयर टू केमिस्ट्री, ठीक है। तो केमिस्ट्री में एनसीईआरटी इज मस्ट। एनसीईआरटी में साफ साफ एक एक्टिविटी दे रखी है कि जब Zn HCl के साथ रिएक्ट होता है, उसने एक्टिविटी दे रखी है, पूरी एक पेज में समझा रखी है। रिएक्ट होता है तो बनाता है ZnCl2 प्लस H2 होती है पॉप साउंड के साथ बर्न, साथ में जो ZnCl2 होता है वो मिलता है हमें, और Zn के ग्रैन्यूल्स यानी जिंक ग्रैन्यूल्स जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो फॉर्म होते हैं तो ये रिएक्शन बनती है। तो अगर आपने एनसीईआरटी से पढ़ी एक्टिविटी याद है तब आपको ये पता ही होगा, लेकिन जनरल में भी याद कर लो यार, जब कोई मेटल एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनती है, और ये हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ बर्न होती है। और नॉर्मली जो मेटल्स होते हैं ना वो जब HCl के साथ रिएक्ट करवाते हैं, क्योंकि HCl एक बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो थोड़ी जो हाइड्रोजन है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होती है, और यहाँ बन जाएगा ZnCl2। तो ये 1 मार्क का क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। आई होप आपने कर लिया होगा, अगर नहीं कर लिया होगा तो सोल्यूशन देख के समझ लीजिए, इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। काफ़ी चीज़ें याद करनी भी ज़रूरी है। अब देखो, काफ़ी बार बोल चुका हूँ जब केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन पढ़ा रहा था कि जब भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, जब भी केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, एक कॉपी साइड में अलग ज़रूर रखा करो। कोई भी नई रिएक्शन पता चले, कोई भी नया कंपाउंड का फॉर्मूला अगर पता चले जो आपको नहीं पता था पहले, तो उसे उस पेपर में लिख लिया करो। क्योंकि होता क्या है, कभी कभी मान लो अभी आपने ये रिएक्शन याद कर ली कि अच्छा इस रिएक्शन में ही होता है, या मान लो ZnCl2 आपको नहीं पता था, आपको अब पता चल गया, तो आपको अभी तो लगेगा कि हाँ मुझे पता, लेकिन कुछ टाइम बाद आप उसे भूल जाओगे। लेकिन जब आप उसे एक पेपर पर लिख लोगे कि हाँ ये नई चीज़ मुझे पता चली थी, उसको कभी भी रिवाइज कर सकते हो, तो वो चीज़ हमेशा याद रहेगी। तो ये काफ़ी बार बता चुका हूँ, काफ़ी हाँ कारगर भी है ये चीज़। तो लिखिए 5 MCQs कंप्लीट हो चुके हैं। वार्म अप आई होप आपका हो चुका होगा। वापस आगे हो गया आप एसिड्स बेसिस की दुनिया में, सॉल्ट्स की दुनिया में। तो अब हॉट्स शुरू करने वाले। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 6, यानी हॉट्स का पहला क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। तो देखिए पहला हॉट्स का क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। व्हेन अ पीस ऑफ लाइमस्टोन रिएक्ट्स विद HCl अ गैस X इज प्रोड्यूस्ड। समझ में आई बात? रिएक्शन लिखते जाते हैं, क्वेश्चन बनता जाएगा। या दे भी रखा है राइट ईच रिएक्शन, ईच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। एक बार रिएक्शन, ये आप केस पढ़ चुके हैं, ये वही केस है एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड वाला, लाइम वाटर मिल्की वाला। आप सभी रिएक्शन पटाख से लिख दो, पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब देखो व्हेन अ पीस ऑफ लाइमस्टोन, लाइमस्टोन क्या होता है, पहली रिएक्शन में लिखने जा रहा हूँ। लाइमस्टोन क्या होता है, CaCO3, सभी को पता है। रिएक्ट्स विद HCl, HCl के साथ रिएक्ट करवाया, सभी को पता क्या होगा। क्या होगा भाई, Ca का क्लोराइड बन जाएगा, CaCl2 बन जाएगा, प्लस के बाद क्या होगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहां से प्रोड्यूस होगी। कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और क्या होगा, ये देखो कार्बन डाइऑक्साइड गया यानी CO2 गया, एक O बच गया और एक ये H बच गया, तो क्या हो जाएगा H2O। बैलेंस करना चाहोगे तो कर लो, और बैलेंस भी कर लेते हैं। कैल्शियम 1 बैलेंस्ड, ठीक है। उसके बाद क्या देखोगे, उसके बाद देख लो, चलो कार्बन 1, कार्बन यहाँ 2 हो गए, नहीं ये तो Cl2 है, सॉरी, कार्बन यहाँ भी 1 है, चलो बैलेंस्ड, ठीक है। फिर Cl पे आओ, Cl यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यानी इसको 2 बनाने के लिए यहाँ इसको भी 2 करना पड़ेगा। फिर से एक बार कोफिशिएंट लगाया, वापस पहले स्टेप पे। बैलेंसिंग भूल तो नहीं हो ना, बैलेंसिंग याद तो है। Ca1 बैलेंस्ड, कार्बन 1 बैलेंस्ड, Cl2 बैलेंस्ड। फिर हाइड्रोजन को फिर ऑक्सीजन को देखते हैं। ऑक्सीजन देखिए 3 है, यहाँ देखिए 2 + 1 3 है बैलेंस्ड।
हाइड्रोजन को देख लो, 2 है, बैलेंस, पूरी इक्वेशन बैलेंस है। तो ये पहली इक्वेशन हो गया। अब यहाँ से क्या पता चल रहा है, क्या पूछ रहा है, अ गैस एक्स इज प्रोड्यूस, मतलब कोई गैस प्रोड्यूस हो रही है, और ये वाली देखो गैस प्रोड्यूस हो रही है, यानी ये हमारा एक्स है, ये क्या है, ये हमारा एक्स है, यानी एक्स पता चल गया। एक्स यहाँ लिख लो CO2, और आगे बढ़ो CO2, मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ओ छोटा बन गया था, CO2, ठीक है। तो एक्स हमें पता चल गया है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। और आगे बढ़ो, चलो फिर देखते हैं, फिर कह रहा है कि इसी गैस एक्स को अगर मैं लाइम वाटर से पास कर दूं तो कुछ बनेगा। तो आइए, लाइम वाटर सब जानते हो, बोलो मेरे साथ, CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके साथ मुझे क्या प्रोड्यूस करना है, क्या पास ऑन करना है, कार्बन डाइऑक्साइड पास ऑन करना है। भाई यही तो कह रहा है कि गैस एक्स यानी कार्बन डाइऑक्साइड को जब लाइम वाटर यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH के होल ट्वाइस से पास करवाया तो मुझे प्रेसिपिटेट मिला। अब ये रिएक्शन बताओ सभी को याद है कि नहीं याद है? अरे भाई जब लाइम वाटर से रिएक्ट करवाते थे कार्बन डाइऑक्साइड को, क्या बनता था, CaCO3 बनता था, और साथ में क्या बनता था, वाटर बनता था। रिएक्शंस भूलो मत, रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को याद करना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये बन गई सेकेंड रिएक्शन। अब देखो इससे क्या पता चल रहा है, पूछ रहा है वाई प्रेसिपिटेट इज फॉर्म। देखो ये तो वाटर है, ये बचा सॉलिड, यही होगा प्रेसिपिटेट। तो ये है अपना वाई, कैल्शियम कार्बोनेट यानी लाइमस्टोन, ये है अपना वाई, यानी वाई भी हमें मिल गया कैल्शियम का कार्बोनेट, कैल्शियम का कार्बोनेट। और बताओ भाई, और रिएक्शन लिखते जाओगे, जेड भी मिल जाएगा आराम से। फिर से और क्या कह रहा है, ऑन पासिंग एक्सेस ऑफ गैस, मतलब एक्सेस ऑफ गैस एक्स, वाई डिजोल्व फॉर्मिंग जेड, वाई डिजोल्व फॉर्मिंग जेड तो अभी पता चल ही जाएगा, लेकिन पहले क्या कह रहा है, ऑन एक्स पासिंग एक्सेस ऑफ गैस एक्स, मतलब इसी चीज से, इसी वाई से, एक्सेस ऑफ गैस थ्रू वाई, इसी वाई से जो कैल्शियम कार्बोनेट, ये जो सोल्यूशन बना था राइट हैंड साइड पे, इस सोल्यूशन को यहाँ कॉपी कर लो, CaCO3 प्लस H2O, इससे एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को जब पास करवाओगे तो देखो क्या बनेगा, तो बनेगा कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये रिएक्शंस, ये 3 रिएक्शंस आपको बाय हार्ट याद होनी चाहिए। यहाँ 2 है नीचे, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट, और यही है अपना Z जो है सल्यूबल कंपाउंड। तो यहाँ पे Z भी मिल गया, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। देखो बारी बारी रिएक्शंस लिखते गए, क्वेश्चन धीरे धीरे सॉल्व होता गया। फिर से देखो एक बार ब्रीफ में फिर से समझते हैं। लाइमस्टोन था, लाइमस्टोन को HCl से रिएक्ट करवाया, बना कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड H2, कार्बन डाइऑक्साइड वही गैस थी X। इस जब कार्बन डाइऑक्साइड को लाइम वाटर यानी CaOH के होल ट्वाइस से पास करवाया तो CaCO3 वही वाइट प्रेसिपिटेट बना, H2O बना। और फिर जब इस सोल्यूशन से हमने CaCO3 प्लस H2O से एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यानी फिर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिएक्ट करवाया तो बना एक Z सोल्यूबल सब्सटेंस विच डिसॉल्व्स इन वाटर, CaCO3 का होल ट्वाइस, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऐसे हमें X, Y और Z धीरे धीरे करते करते मिलता गया। क्लियर होगा? अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ऑन द स्क्रीन। देखिए और एक बढ़िया क्वेश्चन, सब्सटेंस X which is used as an antacid reacts with HCl to produce gas Y. Y is used in one type of fire extinguisher. Write the equation. मतलब देखिए कोई भी चीज़ नहीं दी है, लेकिन अगर कोई भी चीज़ नहीं दी होती तो एक ना एक चीज़ को ढूंढने के लिए एक जरूर हिंट दिया होता है। वो हिंट मैंने ब्रैकेट में लिख रखा है। बोल रहा है कि एक सब्सटेंस X है जो एंटासिड के तौर पे यूज़ होता है। एंटासिड के तौर पे ये समझ जाना है कि वो X पक्का कोई ना कोई बेस होगा, ठीक है। एंटासिड में मोस्टली बेसेस होते हैं, ठीक है, वो कोई ना कोई बेस होगा। उसको एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, HCl के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो देखिए कोई गैस प्रोड्यूस होगी, वाई गैस प्रोड्यूस होगी। अब काफ़ी बच्चों ये सोचेंगे कि एंटासिड तो एक बेस है, HCl तो एक एसिड है, तो गैस प्रोड्यूस होगी हाइड्रोजन, लेकिन ऐसा नहीं होगा। काफ़ी सारे एक्सेप्शनल केस भी होते हैं, वही केस मैं क्वेश्चंस में लेना चाहता हूँ ताकि आपका माइंड खुले। देखो वन टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशन, मतलब एक फायर एक्सटिंग्विशन में अगर कोई गैस यूज होती है तो उस गैस का नाम है कार्बन डाइऑक्साइड। अरे भाई गैस को एक्सटिंग्विश करना है, फायर
तभी जलेगी जब ऑक्सीजन होगा, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर मतलब फायर को बुझाना, फायर तब जलती है जब ऑक्सीजन होगा। अगर मैं उस पर कार्बन डाइऑक्साइड डाल दूँ तो ऑक्सीजन का जो प्रेजेंस होगा खत्म हो जाएगा, यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स में मोस्टली कार्बन डाइऑक्साइड की गैस पाई जाती है। तो यहाँ से वाई क्या हो गया हमारा, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब रिएक्शन लिखो। अब देखो, अब एक्स को पहचानना होगा, अब दिमाग लगाओ। अब आपको x को पहचानना है। अब आप यहाँ से दिमाग लगाओ को y मैंने दे दिया हिंट के तौर पे। अब आप HCl के साथ रिएक्ट करके क्या CO2 बना सकता है वो दिमाग लगाना है x, फिर फटाक से रिएक्शन लिख डालनी, फिर आपका क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। तो चलो दिमाग लगाओ अपना। मैं ज़्यादा दिमाग लगाऊंगा नहीं, क्योंकि मुझे एक चीज़ पता है, जितने भी हमारे साथ हमारे पास एंटीसिड्स हैं वो यार मेनली एंटीसिड हम कौन सा पढ़ रहे हैं यहाँ पे, बेकिंग सोडा। जो हम एंटीसिड पढ़ रहे हैं, बार बार एंटीसिड की बात कर रहे हैं, वो एंटीसिड है बेकिंग सोडा। आज जान लो उस बात को। वो एंटीसिड क्या है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा एक थोड़ा बेस सा होता है, बेसिक सा सोल्यूशन होता है, ठीक है। उस बेकिंग सोडा का नाम है बेकिंग सोडा, यानी एंटीसिड क्या होता है, बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का हमें पता है फॉर्मूला NaHCO3। तो अगर आपके पास कहीं भी क्वेश्चन में आज के बाद वो जो पेपर लेके अलग बैठे हो ना, उस पेपर पे लिख लो कि एंटीसिड यानी बेकिंग सोडा यानी NaHCO3, ये होता है थोड़ा सा बेसिक होता है, ठीक है। अब रिएक्शन कैसे बनेगी पता चल गया ना, एंटीसिड यानी बेकिंग सोडा, ठीक है। एक्स है हमारे पास, देखो हिंट दे रखा उसने एंटीसिड। अब जिन बच्चों को पता होगा, हिंट जरूर देगा क्वेश्चन में, कोई भी चीज़ से आउट ऑफ सिलेबस हुआ नहीं पूछ लेगा, हुआ नहीं बनाएगा, ठीक है। एंटीसिड दे रखा है, काफ़ी बच्चों को पता होगा एंटीसिड होता है बेकिंग सोडा NaHCO3, काफ़ी को नहीं पता होगा, ठीक है। अगर नहीं पता होगा तो साइड में पेपर में लिख लेना, पता चल जाएगा। चलो रिएक्शन करते हैं। NaHCO3 बेकिंग सोडा रिएक्ट करवाया HCl से। अरे भैया ये सॉल्ट बनेगी कि नहीं बनेगी, NaCl बनेगी कि नहीं बनेगी, बोलो हाँ बनेगी। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी कि नहीं होगी, और वाटर बनेगा कि नहीं बनेगा, सब बनेगा। ये रिएक्शन होगी, बैलेंस करना आपका काम है, वो देख लेना, ठीक है। फटाक से क्वेश्चन ही हो गया सॉल्व। खाली दो चीज़ पता करनी थी। पहला, ऐसा कोई भी अगर दे दिया कि वो गैस फायर एक्सटिंग्विशर में यूज होती है तो वो गैस पक्का कार्बन डाइऑक्साइड होगी, और अगर एंटीसिड कहीं पे दे दिया तो समझ जाना वो NaHCO3 है। उसके बाद क्वेश्चन को आप उड़ा ले जाओगे। लेकिन ये नई नई चीज़ें जो पता चल रही है इनको याद रखते जाओ, उनके अलग पेपर में लिखते जाओ। यही चीज़ें बोर्ड में बच्चों को पार करवाती हैं, यही नीचे लाती हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, याद होगा। क्वेश्चन मैंने दिया था आपको वो मिल्क वाला, एक और क्वेश्चन दिया था जब मैं पढ़ा रहा था आपको, बेस का कंसेप्ट पढ़ा रहा था, तब मैंने आपको दिया था मिल्क का क्वेश्चन। तो एक और मेरे साथ दो क्वेश्चन बनते हैं जो काफ़ी बार बोर्ड में पूछा भी जा चुका है, पूछा जा सकता है, तो काफ़ी बेहतरीन क्वेश्चन है दोनों। आपका कंसेप्ट ये मतलब पूरा मिल्क का कंसेप्ट आपका इस क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएगा। एक बार खुद देखिए इस क्वेश्चन को, अगर आपको वो कंसेप्ट पता होगा तो आप ये क्वेश्चन को लाड़े जाएंगे, वरना मैं तो समझाने वाला हूँ। तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ मिल्क मैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू इन फ्रेश मिल्क। मतलब फ्रेश मिल्क उसके पास आया, उसने उसमें बेकिंग सोडा डाल दिया। अब एक बात पता चलो, बेकिंग सोडा यानी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी एक बेस है। बेकिंग सोडा एक बेसिक सोल्यूशन है, यानी उसने मोटा मोटा क्या डाला है, बेस डाला है। फ्रेश मिल्क में क्या डाला है, बेस डाला है। पूछ रहा है कि व्हाई डज ही शिफ्ट द पीएच ऑफ मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली एल्कलाइन। अब देखो बेस डाला है तो उसका पीएच शिफ्ट हो जाएगा। अरे भाई फ्रेश मिल्क न्यूट्रल, मतलब एक टाइप का न्यूट्रल ही होता है, थोड़ा सा होता है एसिडिक, थोड़ा सा, बिल्कुल न्यूट्रल नहीं होता, थोड़ा सा उसका जो पीएच होता है फ्रेश मिल्क का थोड़ा सा एसिडिक की तरफ होता है। तो धीरे धीरे विद इन टाइम उसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होते जाता है, फिर वो कर्ड बन जाता है। आपने देखा भी होगा दूध जो है तो थोड़े दिनों में वो कर्ड में सेट हो जाता है, ठीक है। टाइम लेता है लेकिन थोड़ा सा, एक दो दिन धीरे 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 लैक्टिक एसिड फॉर्म होता रहता है, वो कर्ड में चेंज होता रहता है। तो मिल्क मैन क्या करते हैं पता है, वो पीएच ऑफ मिल्क को 6 होता है, पीएच ऑफ मिल्क वैसे 6 होता है, उसमें बेकिंग सोडा डाल के पीएच ऑफ मिल्क को थोड़ा सा स्लाइटली चेंज कर देते हैं। वही पूछ रहे क्यों करते हैं। अब देखो जो मिल्क मैन होते हैं जिनका दूध का धंधा होता है, अब यार वो अगर फ्रेश मिल्क को बेचेंगे, फ्रेश मिल्क का पीएच 6 है, उसको कर्ड में सेट होने में 2-3 दिन से ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, तो वो जब तक घरों में पहुंचेगा वो कर्ड बन चुका होगा। बोलो हाँ। अरे भाई 6 था पीएच, फ्रेश मिल्क उसने दिया, अब भाई टाइम लगता है लैक्टिक एसिड फॉर्म होने में, 2 दिन 3 दिन 4 दिन, तो धीरे धीरे वो जब तक मतलब 2-3 दिन स्टोर होगा लैक्टिक एसिड फॉर्म होता रहेगा, कर्ड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, कर्ड बन जाएगा। तो फ्रेश मैन जो होते हैं, मतलब जो मिल्क मैन होते हैं, करते क्या है, इस पीएच को थोड़ा बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाते हैं, बेकिंग सोडा डाल के, यानी बेस डाल के इसको बढ़ा देते हैं, थोड़ा 6 ज़्यादा कर देते हैं, थोड़ा एल्कलाइन बना देते हैं इस दूध को, ताकि कर्ड फॉर्म होने में थोड़ा टाइम लगे। अब थोड़ा लैक्टिक एसिड जो एसिडिक बनने में तो थोड़ा टाइम लगे, तो जो मिल्क है वो ज़्यादा टाइम तक थोड़ा फ्रेश रहे।
बातें समझ में आ रही हैं? आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 2 बी पार्ट, व्हाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज न्यूक्लियर। अब देखो, अब भैया बेकिंग सोडा एल्कलाइन बना दिया है, तो अब सबको पता है भाई, अब जब एल्कलाइन बना दिया तो देखो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड बहुत धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे एसिडिक बनता रहता है मिल्क। लेकिन अगर 6 था तो इससे धीरे धीरे बनते बनते 2-3 दिन में ही बन जाएगा। अब थोड़ा क्योंकि उसको बेस बना दिया, थोड़ा बेसिक बना दिया है, तो अब जो लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा वो पहले इस बेस को इसको न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा। समझो बात को। आप देखो धीरे धीरे लैक्टिक एसिड फॉर्म हो रहा है। अब इस लैक्टिक एसिड को पहले इस बेस को, जो ये बेसिक सोल्यूशन में खड़ा है, अरे भैया जो मिल्क है वो बेसिक सोल्यूशन में खड़ी है। अब जब इसमें लैक्टिक एसिड फॉर्म होगा धीरे धीरे, तो पहले इस बेस को न्यूट्रलाइज करेगा, न्यूट्रलाइज करके पहले 6 पे पहुंचेगा, फिर धीरे धीरे जाके कर्ड बना पाएगा, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी कंसेप्ट को दूध वाले यूज करते हैं, इसी कंसेप्ट को, ताकि थोड़ा टाइम लगे उनके दूध को कर्ड बनने में, इतनी जल्दी ना हो पाए, वो फ्रेश रहे कुछ दिनों तक, ये कंसेप्ट वो यूज करते हैं। और ज़्यादा टाइम इसलिए लगता है क्योंकि अब जो फॉर्म लैक्टिक एसिड बनेगा उसको पहले इस बेस को न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा, तब वो जाके कर्ड बना पाएगा। इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है कर्ड बनने में, क्योंकि वो लैक्टिक एसिड पहले इसको न्यूट्रलाइज करेगा फिर कर्ड बनेगा। तो मेरे ख्याल से मिल्क मैन वाला, फ्रेश मिल्क वाला और बेकिंग सोडा पीएच को स्लाइटली क्यों बढ़ाते हैं, और पीएच बढ़ जाता है स्लाइटली तो उससे क्या फ़ायदा होता है, पता होगा, क्लियर हो गया होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी फॉर्म्स में पूछा जा चुका है बोर्ड में, बहुत चांसेस है इस क्वेश्चन की किसी ना किसी फॉर्म में आ जाए। बस आपको कंसेप्ट दिमाग में रखना है, कंसेप्ट मैंने यहाँ समझा दिया है। अगर कंसेप्ट क्लियर है तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 ऑन द स्क्रीन, ठीक है। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, काफ़ी, अगर आपको पता होगा, देखो ये सब क्वेश्चन में ना केमिस्ट्री में अगर आपको पता होगा तो आप 4 ले जाओगे, अगर नहीं पता है तो अभी मेरे साथ पता कर लो, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, HCl रिएक्ट्स विद मेटल X टू फॉर्म Y विच बर्न्स विद अ पॉप साउंड। ऐसी गैस, बार बार बता रहा हूँ, ऐसी गैस जो पॉप साउंड के साथ बर्न हो, उस गैस को कहा जाता है हाइड्रोजन। यानी यहाँ Y हमें पता चल गया क्या है, हाइड्रोजन, सिंपल, ठीक है। NaOH ऑल्सो रिएक्ट्स विद द सेम मेटल टू फॉर्म सेम मेटल Y, सेम मेटल नहीं, सेम गैस Y, ठीक है। मतलब NaOH भी उसी सेम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएगा और सेम गैस बनेगा Y। ऐसा कौन सा मेटल है भाई, Y तो पता चल गया पॉप साउंड की वजह से, लेकिन ऐसा कौन सा मेटल है जो जब HCl के साथ रिएक्ट हो तब भी सेम गैस बनाएगा, यानी H2 बनाएगा, और जब NaOH के साथ रिएक्ट करवाए तब भी बनाएगा अपना हाइड्रोजन। देखो HCl एक एसिड है, NaOH एक बेस है, यानी एसिड और बेस, एसिड और प्लस मेटल और बेस प्लस मेटल की रिएक्शन की बात हो रही है, और हमें पता है दोनों रिएक्शन में हाइड्रोजन बनता है, वो हमने बना भी लिया, गैस Y हाइड्रोजन है। लेकिन जब मैं आपको पढ़ा रहा था, ध्यान से सुनिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा था रिएक्शन ऑफ बेस विद मेटल टू फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन, उसमें मैंने कौन सा एग्जांपल लिया था, उसमें मैंने आपको बताया था कि सारे मेटल्स बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन नहीं बनाते, कुछ ही मेटल्स बनाते हैं। और मैंने एग्जांपल भी लिया था कि जब Zn रिएक्ट करता है NaOH यानी एक बेस के साथ, तब बनता है Na2ZnO2 प्लस H2। मैंने बताया था कि सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते, और अभी के लिए आप एक मेटल को याद रखें कि वो जब बेस के साथ रिएक्ट करता तो ये रिएक्शन बनती है। अब यही मेटल जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो देखिए क्या बनेगा, ZnCl2 प्लस H2 बन गया, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेम मेटल है, एक बार HCl के साथ रिएक्ट करवाया तब भी H2 गैस बना रहा है, और जब एक बेस यानी NaOH के साथ रिएक्ट कर रहा है तब भी सेम बेस बना रहा है, कंपाउंड ये बन रहा है, यानी वो मेटल है Zn। तो हमें X भी पता चल गया यहाँ से, Zn, और Y तो H2 था ही। आई होप कुछ नई चीज़ जानने को मिली हो। 10th क्वेश्चन ऑन द स्क्रीन। देखो भाई, ये वैल्यूज आपको दे रखी हैं, सब्सटेंसेस दे रखे हैं, उनके पीएच दे रखा है, ठीक है, उनका पीएच दे रखा है। बताना क्या है आपको, मुझे ये बताइए, इसमें से सबसे जल्दी पीएच सारी वैल्यूज देख लीजिए। मुझे ये बताइए, जिसने भी ये मेजर करा है किस चीज़ से मेजर करा होगा। सभी को पता है भाई, पीएच मेजर करा है तो पीएच स्केल से मेजर करा होगा। पीएच स्केल क्या है, एक यूनिवर्सल इंडिकेटर, और एक पेपर का बना होता है, तो यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर से मेजर करा है, ठीक है भाई। सबसे एसिडिक कौन देख रहा है जल्दी, सबसे कम पीएच वैल्यू किसकी है, 11.5 नहीं, 9, 7, 7, 6, 2.5 एक है, 12, 5, 8, 5 एंड 3, और 3 और 2.5 में सबसे छोटा 2, यानी ये सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। सबसे ज़्यादा एल्कलाइन कौन है, सबसे ज़्यादा पीएच देखो किसकी, 3, 8, 5, 12, 12 एक है, 2.5, 6, 11.5, 11.5 से बड़ी 12 है, यानी ये सबसे ज़्यादा एल्कलाइन होगी,
ठीक है। और कुछ क्या पूछ लेगा, न्यूट्रल कौन कौन से हैं, 7 7 किन के, ये है न्यूट्रल। और कुछ तो मेरे ख्याल से पूछ नहीं पाएगा भाई। अगर ऐसे क्वेश्चन आए तो वो भी आप उड़ा ले जाओगे। अरे ये तो बहुत ईजी सा क्वेश्चन था, कुछ खास था नहीं इसमें, ठीक है ना। विनेगर दे रखा है, वॉशिंग सोडा, काफ़ी कंपाउंड दे सकता है कंफ्यूजन करने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चलो फिर मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर, अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 नहीं, अब क्वेश्चन नंबर 11 से 15 क्या होगा। एमसीक्यूज आपके स्क्रीन पे आ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 11 से 15 ये एमसीक्यूज टिक कर रखे मैंने, इन्हें देख लीजिए एक बार। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 16 ऑन द स्क्रीन। एक और बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन है। ये केस आप पढ़ चुके हैं, तुरंत से कर लीजिए सॉल्व, तुरंत कर लीजिए, बहुत बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, क्योंकि ये केस आप पढ़ चुके हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेटल सॉल्ट ए इज ब्लू इन कलर व्हेन इट इज हीटेड स्ट्रांगली, देन अ सब्सटेंस गेट्स एलिमिनेटेड एंड अ व्हाइट पाउडर सी इज फॉर्म। मैंने आपको पढ़ाया था CuSO4.5H2O ब्लू होता है कलर में, और जैसे ही इसको हीट करते हैं इसके वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होते हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं। कौन सा सब्सटेंस एलिमिनेट हुआ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एलिमिनेट हो गया, और एक बेचारा वाइट पाउडर सी मिल गया हमें। तो यहाँ पे देखिए ए क्या है, ए है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट, सी क्या है कॉपर सल्फेट, एन हाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसे है, ड्राई कॉपर सल्फेट को क्या कहते हैं, इसका नाम याद कर लीजिए, व्हाइट पाउडर कॉपर सल्फेट को कहते हैं एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट, ठीक है। फिर क्या कह रहा है, फिर इस व्हाइट पाउडर सी पे जैसे ही मैंने कुछ बूंद डाली पानी की, यानी डी यहाँ पे क्या है पानी H2O, जैसे ही कुछ बूंद डाली इस व्हाइट पाउडर पे, कुछ 5H2O कुछ ऐसा मॉलिक्यूल डाला, तो वापस ये बन गया वही क्रिस्टल, इसका नाम है कॉपर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट। ये क्रिस्टल है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें आ गया। आई होप ये क्वेश्चन आपने मेरे से पहले ही निकाल लिया होगा, क्योंकि ये केस में आपको वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन में मैंने इसी केस को समझा के आपको, इसी केस को पढ़ा के आपको समझाया था कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपके लिए होपफुली बहुत ईजी होगा। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 17 ऑन द स्क्रीन। 17 भी आई होप आप आराम से कर लेंगे, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड एक्स which is prepared from gypsum has the property of hardening when treated with water। भैया जिप्सम से क्या क्रिएट होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखो नेम एक्स पता चल गया, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस पता क्यों कहा जाता है, क्योंकि पहली बात तो ये प्लास्टर करने में, जो हड्डियाँ टूटी होती हैं उनको प्लास्टर करने में काम आता है ये सब्सटेंस, और दूसरा जो जिप्सम है ना वो ज़्यादा पेरिस में पाया जाता है, इसलिए उसको कहा जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, ठीक है। फिर केमिकल इक्वेशन इसको कैसे प्रिपेयर करा जाता है सभी को पता है। CaSO4.2H2O को जब 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 के टेम्परेचर पे हीट करोगे तो CaSO4.5H2O यानी कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट मिल जाएगा, और इसी को कहते हैं, या हेमीहाइड्रेट कह लो, हाफ हाइड्रेट कह लो, इसी को कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसको कहते हैं जिप्सम। और ये साथ में इतना अमाउंट ऑफ वाटर मिल जाएगा इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो भैया रिएक्शन भी लिख ली, एक यूज सिंपल इसका याद रखना, टू सपोर्ट फ्रैक्चर्ड बोन्स इन राइट पोजीशन। ये हॉस्पिटल का इसका यूज है, इसको हमेशा याद रखना, इन राइट पोजीशन, मतलब जो फ्रैक्चर्ड बोन होते हैं उनको सही पोजीशन में उसको हैंग करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, ताकि वो ठीक हो जाए, फिर से हड्डी जुड़ जाए, इसके लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस यूज होता है। और होता क्या है, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस बांध देते हैं, फिर जब वो वाटर के साथ ट्रीट करते हैं तो एकदम हार्ड मास बन जाता है, जिप्सम बन जाता है ना, तो वो फिर हार्ड सा रहता है, तो वो हड्डियों को सपोर्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 17 में आई होप क्लियर होगा। मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 18 ऑन द स्क्रीन। देखिए एक और क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, थ्योरी का क्वेश्चन है। हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर प्रेजेंट इन कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स में। भैया कॉपर सल्फेट तो सब रट गया होगा, CuSO4.5H2O यानी 5 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स, इसका आंसर होगा 5। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला सभी को पता है, Na2CO3.10H2O यानी 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, इसका आंसर होगा 10। जिप्सम ये भी सभी को पता है,
CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डॉट 2H2O यानी 2 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स। और एक आप मुझे कमेंट में बताइए कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स में कितने फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। मैंने समझा पढ़ा भी रखा है जब मैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन समझा रहा था। ये मुझे आप कमेंट में तुरंत अभी बताइए, ठीक है। तो मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 19 ऑन द स्क्रीन। एक और शानदार क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 19। तुरंत इसे सॉल्व करो। व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सब मिलके बोलो, केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और अभी एक नई चीज भी जान लो कि इसका एक कॉमन नेम भी होता है, क्लोराइड ऑफ लाइम, ठीक है। और बताओ केमिकल फॉर्मूला इसका CaOCl2। क्या क्या से बनता है, क्या क्या मटेरियल से बनता है? ये बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जब उस पर Cl2 मिलती है, यानी कि क्लोरीन और क्लोरीन गैस और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लाइम वाटर से ये बनता है। एक यूज़ आप खुद बताइए, एक यूज़ इसका बुक्स में से भी देख सकते हैं, ये एक यूज़ उसका तुरंत बताइए। अब ऐसे क्वेश्चन देखो, अगर ये अभी मैं कौन सा पार्ट करवा रहा हूँ, वाटर ऑफ, देखो जो मैं लास्ट 5 क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन और केमिकल फॉर्मूला या केमिकल जो भी कंपाउंड्स वाले पार्ट से करवा रहा हूँ, उससे बहुत ईजी क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए आपको ईजी लग रहे होंगे, लेकिन ये आते हैं। तो ऐसे टाइप के अगर बोर्ड में इस अगर टॉपिक से पूछेगा भी तो इसी के फॉर्म में पूछेगा, कोई भी एक उठा लेगा। जैसे इस क्वेश्चन में ब्लीचिंग पाउडर उठा लिया तो उसका केमिकल नाम पूछ लेगा, केमिकल फॉर्मूला पूछ लेगा, वो कैसे बनता है, क्या क्या मटेरियल से बनता है वो पूछ लेगा, और इसका लास्ट में एक प्रॉपर्टी है, कोई एक यूज़ पूछ लेगा। तो ऐसी 4 मार्कर, 3 मार्कर, 5 मार्कर में पूछ सकता है। तो इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना, ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। अगर ये क्वेश्चन क्लियर होगा तो मैं लास्ट क्वेश्चन इसी टाइप का क्वेश्चन लाता हूँ आपके लिए, जो होमवर्क है उसको खुद सॉल्व करना, कमेंट में जरूर बताना। तो मैं लाता हूँ क्वेश्चन नंबर 20 विच इज अ होमवर्क फॉर यू ऑल। देखिए ये है लास्ट आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन। होमवर्क है ये, ABC है, लेकिन C पॉइंट मुझे जरूर बताइएगा। होमवर्क क्वेश्चन है, खुद इसको ट्राई करें। A B तो ईजी है, लेकिन C पॉइंट मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, अगर हो गया तब भी, अगर ना हो तब भी। काफ़ी सक्सेसफुली हमने अपनी क्वेश्चन सीरीज को एसिड बेसिस एंड सॉल्ट को कंप्लीट करा। एसिड बेसिस सॉल्ट यहाँ पे पूरा होता है। रिवीजन के टाइम पे जब हम फिर से टॉपिक उठाएंगे तो और भी क्वेश्चंस करेंगे। अभी फिलहाल जल्दी जल्दी सिलेबस कंप्लीट करते जाना है ताकि रिवीजन में अच्छा अमाउंट ऑफ टाइम मिले, ठीक है ना। तो बहुत कुछ आज हमने पढ़ा, एसिड बेसिस सॉल्ट को कंप्लीट करा क्वेश्चन सीरीज के साथ। अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक में उठाने वाला हूँ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट चैप्टर मेटल्स एंड इट्स सॉल्ट्स है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को अच्छा खासा टाइम दूँ, उसे आराम से पढ़ाऊँ। बहुत इंपॉर्टेंट है वो, अगर आप आगे जाके साइंस लेते हैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बेसिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, बहुत ज़्यादा वेटेज का भी चैप्टर है। उससे ही काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं केमिस्ट्री में आपके 10th क्लास में। तो नेक्स्ट चैप्टर होने वाला कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, बहुत जल्द उसकी बहुत ही शुभ मंगल शुरुआत करेंगे। तो फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं लेक्चर्स में। फिजिक्स के लेक्चर भी पैरेलली चल रहा है, आई होप आप सब अटेंड कर रहे हैं। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो दैट्स इट फॉर टुडे, बाय।